हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनुज झा है। मैंने यूजीसी नेट 2020 दिसंबर और 2021 जून का एग्ज़ाम अभी क्रैक किया है। मेरी जेआरएफ क्लियर हुई है। इस बार का जो कट ऑफ था वो 72% गया है, लेकिन मेरी जो मार्क्स आए हैं वो 80.66% मार्क्स आई है। लेकिन इस बार रैंक नहीं बताई गई है, लेकिन जैसा कि पता लगा सकते हैं कि मेरी रैंक ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर अंदर आई है। तो मैं डीकेटी के माध्यम से आज आपको बताना चाहूँगा मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही पढ़ाई को लेके। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो होता है दो पार्ट में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 जनरल पेपर होता है, वो सबके लिए कॉमन होता है रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट्स, चाहे वो जियोग्राफी का हो, फिलॉसफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, इंग्लिश का हो या कॉमर्स का हो, सबके लिए सेम रहता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा पेपर 1 को कभी हल्के में नहीं लेना है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें 10 पार्ट होते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ऐसे करते करते मैथमेटिकल रीजनिंग भी होता है। तो 10 पार्ट होते हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो जैसे आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हैं तो इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक जो होते हैं वो नॉर्मल आते हैं। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो होता है वो टफ आता है। जो जियोग्राफी का बच्चा है उसके में एक पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का जो टॉपिक होता है वो टफ आता है। तो आपको हमेशा अपने सब्जेक्ट पे फोकस रखना है और कैसे क्या करना है वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं या फिर यूट्यूब ये सब चलाते हैं तो यूट्यूब में आप कुछ चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि बायजूस एग्जाम प्रेप है। तो उसमें पेपर 1 के लिए आपको बहुत हेल्प मिल जाएंगी। और तोशिबा शुक्ला मैम है, उनका पेपर 1 आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन, इंडियन लॉजिक, इसमें अच्छी कमांड आपको हो जाएगी। और दूसरा चीज़ डिपेंड करता है पेपर 2। पेपर 2 कोर सब्जेक्ट होता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था तो पेपर 2 में आपको कमांड रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी में आपको पीएचडी करनी है। तो पेपर 2 में भी 10 पार्ट होते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड 5-6 और होते हैं। तो टोटल मिला के 10 हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आज बताना चाहूँगा वो है मैक्रो एंड माइक्रो। इसमें बोलने के लिए होता है कि इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं मैक्रो एंड माइक्रो से, लेकिन ऐसा नहीं है। करीब 40 to 45 क्वेश्चंस होते हैं जो मैक्रो एंड माइक्रो से आते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। तो अगर आप माइक्रो की पढ़ाई कर रहे हैं तो माइक्रो के लिए सबसे पहले आप पिंडिक रुबिनफील्ड नाम की बुक फॉलो कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इसमें ठीक रखना है, अपना प्रैक्टिकल पार्ट ठीक रखना है, तो कोट्ज़ेनियस की बुक होती है, वो बहुत अच्छी बुक है। तो थ्योरी के लिए आपको पिंडिक एंड रुबिनफील्ड पे आप फोकस रखिए। उसके बाद मैक्रो की बुक के लिए आपको मैनकीव की जो बुक है, ग्रेगरी मैनकीव की, जो फाउंडेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये इसको बाइबल भी कहते हैं, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। शुरू से लेकर अंत तक इसी पे स्टिक रहिए हमेशा। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैक्रो में आपको पीएचडी तक कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके अलावा। और दूसरी चीज़ ये है, पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आपको मसग्रेव की बुक होती है, वो फॉलो करेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। सिलेबस गेट का भी सेम होता है और यूजीसी नेट का भी सेम होता है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि किस में कितना पढ़ना है और किस में कितना पढ़ना है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है वो आपको करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैं इसको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैंने कैसे अडॉप्ट किया था। आप भी वैसे ही करेंगे तो जेआरएफ आपकी पक्की है। पहले जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, 4 ऑप्शंस दे दिए आपको कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, indifference curve are L shaped when the goods are complementary, indifference curves are downward straight line sloping, downward sloping straight line when the goods are substitute goods, and indifference curve never cross each other। तो ये जो 4 पार्ट हो गए, तो आपको अगर जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इनमें से बोला कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है हमसे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले आप देखिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसके बारे में पढ़िए, नेट पे पढ़िए, पिंडिक रुबिनफील्ड से पढ़िए, देयर आर मेनी बुक्स। तो ये पढ़ने के बाद आप इंडिफरेंस कर्व के बारे में थोड़ा लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स, जैसे पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट्स आप लिखिए। दूसरे नंबर पे उसके ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन हो गया कि इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो व्हाट इज ओरिजिन। दूसरे नंबर पे व्हाट इज द कॉन्वेक्सिटी एंड व्हाट इज द कॉन्केविटी। कॉन्वेक्सिटी कब होता है, कॉन्केविटी कब होता है, ये हमें देखो, इस पे एनालाइज करो कि क्या है क्या नहीं है। दूसरे नंबर पे इंडिफरेंस कर्व आर एल शेप्ड
व्हेन द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें ये देखना है कि एल शेप क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। क्या कोई भी गुड कॉम्प्लीमेंट्री है? कभी कभी बोला जाता है कि पेट्रोल और कार कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा नहीं। ऐसे तो डीजल और हवाई जहाज कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गए, तो क्या अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हवाई जहाज के भी प्राइस बढ़ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। हमें देखना है कि कितने हद तक कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, तो इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हमें ये देखना है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइन क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है और कर्व में क्या डिफरेंस होता है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो क्या सारी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कर्व होती है या सारे कर्व जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, हमें ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड के लिए हम ये मान सकते हैं कि चाय एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड हैं, बिल्कुल है। तो ऐसे करके हमें देखना पड़ेगा किस हद तक वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, किस हद तक नहीं करते हैं। कोई भी गुड जो होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई भी गुड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, इन बिटवीन होता है हमेशा हर चीज। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपने जैसे ये क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व वाला क्वेश्चन कर लिया, तो उससे रिलेटेड आप जितने भी इंडिफरेंस कर्व के क्वेश्चन आएंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे ही आप रोज 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन पेपर 2 के और 5 क्वेश्चन पेपर 1 के। तो आपका हमेशा ऐसे 25 करते करते आपको शुरू में 4 से 5 घंटे लगेंगे 25 क्वेश्चन करने में। फिर धीरे 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 आप करते रहेंगे। जैसे 2012 से क्वेश्चन पेपर उठाया और 2020 तक गए, तो 2012 में जैसे करा 25 क्वेश्चन तो आपको लगे करीब 4 से 5 घंटे। फिर 2013 का किया अगले दिन, ऐसे ही फिर 2013 का दूसरे पार्ट का किया। ऐसे करते करते जब 2015 तक आप पहुंचेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे लगेंगे। और ऐसे ही 2018 तक जाते जाते और आपको लगेगा कि 100 क्वेश्चन जो है आपको 1 घंटे में हो जा रहे हैं। फिर 2020 का आप क्वेश्चन पेपर अगर आप ट्राई करेंगे खुद से तो आप 15 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो गया, और मेरे साथ ऐसा हुआ था। क्योंकि 2020 में मई में जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, तो मैंने 2019 जून का पेपर उठाया था और मैंने करके देखा कि अभी मेरा लेवल क्या है, कहाँ तक पानी में हूँ, मैं ये देखना चाहता था। तो मेरे पेपर 2 में 20 क्वेश्चन सही थे बस 100 में से। और मैंने अटेम्प्ट ही 40 किया था, क्योंकि उस टाइम मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ी थी कभी। तो मैंने अटेम्प्ट ही 40-50 के आसपास किया था, उसमें से बस 20 क्वेश्चन सही थे। मैं सोचा कि 20% आ रहे हैं और अभी मेरे 80.66% आए हैं, तो मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई और मेरा ये JRF क्लियर हुआ है। दूसरी चीज़ ये है UGC नेट एग्ज़ाम का कि ये होता तो ईजी एग्जाम है लेकिन बहुत ट्रिकी होता है। इसमें क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 2018-19 में एक क्वेश्चन आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक कमेटी बनाई है फार्मर इनकम डबल करने के लिए। तो वो क्वेश्चन था कि वो जो कमेटी बनी है तो उसकी जो टाइम पीरियड है कि कब तक फार्मर इनकम डबल करना है, तो उसका टाइम पीरियड पूछा गया था क्वेश्चन में। तो उसका आंसर है 2022। दूसरा एक बार 2019 में अब क्वेश्चन आया कि फार्मर इनकम जो डबल करनी है उसमें क्या क्या रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से चेक आउट दीज पॉइंट्स और बताओ कि कौन कौन से इसमें सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट ही हुआ, टू सम एक्सटेंट ये रिपीट हुआ। और 2020 सितंबर का जो एग्जाम था UGC नेट का, उसमें क्वेश्चन आया था कि फार्मर इनकम जो डबल करनी है वो जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अशोक दलवाई कमेटी। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो कुछ हद तक रिपीट होते रहेंगे और आप ये देखेंगे कि 100 क्वेश्चन जो होते हैं, अभी जो मैंने पेपर दिया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, अभी जो मैंने पेपर दिया है इसमें 100 में से 50 to 55 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 20 से 25 होते हैं जो डिट्टो रिपीट होते हैं, वर्ड तक चेंज नहीं होते, और 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टू सम एक्सटेंट रिपीट होते हैं हमेशा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़े थोड़े ही टॉपिक पढ़ने हैं, पूरा डिटेल में नहीं जाना है। उसमें से वो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप डोमिनिक सैल्वाटोर आप पढ़ सकते हैं, उसको भी बाइबल कहा जाता है, या पॉल क्रुगमैन की बुक पढ़ सकते हैं। पॉल क्रुगमैन जी को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, ये 4 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आप, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पांच टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे अमेरिका में अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंडिया के एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। रिलेटिवली अमेरिका की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हम वो चीज़ नहीं खरीदेंगे।
तो ऐसे करके हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी कि डिप्रिशिएट होगी। तो ये सब चीज़ें जो आप कनेक्ट करेंगे तो उससे आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इजीली समझ आ जाएगी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इस बार भी आए थे। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट क्या है, क्या डिफरेंस है, कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट है, कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं और मसग्रेव की बुक फॉलो कर सकते हैं। मसग्रेव बहुत डिटेल में है, लेकिन आपको स्टिक रहना है सिलेबस पे। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए मसग्रेव सही है और प्रीवियस ईयर पेपर सही है। और एक क्वेश्चन आप हमेशा लिख लीजिए अपने कॉपी पे कि वो आना ही आना है, उसका नाम है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर कैसे होता है आपको ये समझना पड़ेगा। उसके लिए आप भले इस क्वेश्चन को समझने में आपको 4 से 5 दिन लग जाएं, लेकिन ये आप कर लीजिए, इससे आपके 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मार्केट फेलियर कैसे होता है, एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, पब्लिक गुड क्या होता है, ठीक है, ये और मोनोपोली क्या होती है। ये 3-4 टॉपिक जो हैं, इससे आपकी माइक्रो भी ठीक हो जाएगी, मैक्रो भी ठीक हो जाएगी, पब्लिक गुड जो है उसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएगी कि कैसे होता है मार्केट फेलियर और क्यों होता है मार्केट फेलियर, हम क्यों पढ़ते हैं मार्केट फेलियर के बारे में। और दूसरी चीज़, मार्केट फेलियर अगर आपने पढ़ लिया तो मार्केट सक्सेस भी आप पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मार्केट सक्सेस। हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता है कि मार्केट सक्सेस क्या होता है। मार्केट सक्सेस का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो सभी बच्चे समझ पाएँ कि मार्केट सक्सेस क्या होता है। मार्केट सक्सेस का एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कि किसान ने आलू उगाया, आलू जब वो उगाता है 2 रुपये किलो उसको मिलता है, 3 रुपये किलो उसको मिलता है, और हमारे घर तक आते आते वो आलू हो जाता है 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो। ऐसा तो है नहीं कि इस आलू में किसान ने स्वाद डाल दिया या कुछ ऐसा डाल दिया, जैसा खेत से निकला वैसा ही हम खा रहे हैं। कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ तो नहीं हुआ। किसान ने कुछ भी गन्ना उगाया तो उसको रेट मिलता है कुछ, और हमारे पास आते आते रेट हो जाता है कुछ। क्या उसमें वैल्यू एडिशन हुआ? नहीं। लेकिन आलू से चिप्स बन जाए तो वैल्यू एडिशन होता है, तो हम वो 10 रुपये दे देते हैं लेज के पैकेट के लिए। लेकिन सिर्फ आलू जो है इतना महंगा हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट फेलियर की वजह से होता है। मार्केट नहीं है इंडिया में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट नहीं है इंडिया में। सक्सेस मार्केट नहीं है, फेलियर मार्केट तो कहीं भी बन जाएगा। मार्केट सक्सेस उसको बोलते हैं जहां पर डिमांड एंड सप्लाई ऐसी जगह कट करे जहां पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। जैसे सप्लाई ने डिमांड को वहां कट किया जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, वहीं पर मार्केट सक्सेस होता है। लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्केट है वो ऐसी जगह पे है जहां पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। इसीलिए फार्म लॉ लाया गया था कि यहाँ पर एक मार्केट क्रिएट हो पाए ताकि सबको सही दाम मिले और हमें उचित दाम मिले, तभी अब मार्केट सक्सेस हो पाएगा। इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप दामोदर गुजराती और वुलरिज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें इकोनोमेट्रिक्स का आप यूजीसी नेट का जो सिलेबस देखेंगे उसमें सिलेबस छोटा है और इससे क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट होते हैं। सेम टू सेम डिटो ऑप्शंस तक चेंज नहीं होते हैं। उसके लिए आपको 6 से 7 टॉपिक समझना पड़ेगा। सबसे पहले कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में क्या फ़र्क होता है, उसके बाद हेटेरोस्किडास्टिसिटी क्या होती है, OLS क्या होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है, एंडोजिनिटी क्या होती है और एरर टर्म क्या होता है। इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि OLS लगाने से मल्टी कोलिनियरिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, हेटेरोस्किडास्टिसिटी में क्या होता है अगर हम OLS लगाएं। तो ये सब चीज़ें हमें पॉइंट टू पॉइंट समझना पड़ेगा। और हेटेरोस्किडास्टिसिटी होती क्या है, कैसे इसको क्योर किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए आप दामोदर गुजराती फॉलो कर सकते हैं और वुलरिज की भी बुक बहुत अच्छी है। क्रिस्टोफर डोगाटी भी बुक अच्छी है, लेकिन आप वुलरिज पे स्टिक रहिएगा। दूसरे नंबर पे अगर आपको इंडियन इकोनॉमी समझना है, इंडियन इकोनॉमी सबसे स्टैटिक पार्ट होता है, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें पूरा डेटा बेस्ड क्वेश्चन होता है। और इस बार डेटा पे बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो इंडियन इकोनॉमी समझने के लिए आपको सारी वेबसाइट्स फॉलो करनी पड़ेगी। NSO की वेबसाइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट, कॉमर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये सारे डेटा जो हैं, जैसे FDI का डेटा कितना है, भारत में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है, तो अभी सिंगापुर हो गया, पहले मॉरिशस था, तो मॉरिशस से क्यों आता है जबकि वो गरीब कंट्री है, तो भी क्यों आता है। सिंगापुर से क्यों आता है, US इतना अमीर है तो US से तीसरे नंबर पे है अभी, US अभी सेकंड पे आ जाएगा, तो US से पहले क्यों नहीं आता था, इतना अमीर है। तो राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर कौन है, इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर कौन है, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है, ये 5 पार्टनर। जैसे इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है चाइना, US, UAE ऐसे करके। और इंडिया का ट्रेड सरप्लस किसके साथ है, ट्रेड डेफिसिट किसके साथ है, ये सब चीज़ें आपको डेटा टिप्स पे याद होने चाहिए। और ये 1 साल का डेटा होता है, तो 1 साल में चेंज नहीं होगा। तो आप इन सबको लिख लीजिए, अपने टेबल पे रख लीजिए, उठते जागते ये देखते रहिए, तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आपको डेटा फिर एग्जाम में जाएंगे तो डेटा अगर याद रहा तो वो क्वेश्चन करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको।
दूसरी चीज़ ये कि आप ट्विटर, अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप ट्विटर चलाइए। ट्विटर पे आप कुछ कुछ जो मिनिस्ट्री होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को फॉलो कीजिए आप, कॉमर्स मिनिस्टर को फॉलो कीजिए आप, हेल्थ मिनिस्टर को फॉलो कीजिए आप, हेल्थ मिनिस्ट्री को, मतलब जो मिनिस्टर और मिनिस्ट्री इन सबको फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो डेटा मिलती रहेंगी। आपको आरबीआई को फॉलो कीजिए, तो इन सब में सारे डेटा, ऑथेंटिक डेटा आपको मिल जाएगा। और आप उसको एक पेज पे लिख लीजिए। पेज पे लिखने के बाद आप उसको हर 6-7 दिन में रिवाइज करते रहिए। अगर टेबल पे लगा लेंगे सामने अपने, तो हर टाइम रिवाइज होता ही रहेगा और आपको सब कुछ चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। जीडीपी का डेटा भी हमेशा बदलता नहीं है, एक साल में एक ही बार बदलता है। तो जीडीपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, किस सेक्टर में कौन ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, इंडिया का किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल है, ये सब चीज़ें आपको हमेशा देखती रहनी चाहिए। और एक बार जो बजट आता है, बजट सर्वे आप जरूर देखिए और बजट का एनालिसिस भी आप जरूर करिए। डीपली एनालिसिस नहीं करना है, ऊपर ऊपर से चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है, क्या सरकार कर रही है, सरकार ने क्या नहीं किया है। इससे आप अवेयर रहेंगे अगर आप इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट हैं तो। और दूसरी चीज़ पेपर 1 की मैं बताना चाहूँगा कि पेपर 1 के लिए आप अगर बुक फॉलो करना चाहते हैं तो उस बुक का नाम है केवीएस मदान। इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे टॉपिक अच्छे सही से मिल जाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पेपर 1 पे इतना ज़्यादा मत फोकस्ड हो जाइएगा कि पेपर 2 को आप भूल जाएं। पेपर 1 को इतना दीजिए, जैसे कि अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा पेपर 1 को और 4 घंटे पेपर 2 को दीजिएगा। पेपर 1 में आपको इतना ही आना चाहिए कि बस आप एग्जाम क्रैक कर लें और थोड़ा बहुत चीज़ें रिटेन रहे, सब कुछ रिटेन नहीं रखना है। पेपर 1 में बहुत डेटा बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे हायर एजुकेशन पे ये यूनिवर्सिटी किस लिए है, ये यूनिवर्सिटी किस लिए है, कौन से पॉल्यूशन से ये हैजर्ड होता है, कौन से इससे, तो ये सब चीज़ें आपको बस एग्जाम तक ही याद रखनी है। उसके बाद अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि आगे करियर इसी में बनाना है। तो मैं सबसे पहले डीकेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मैंने अपनी सक्सेस स्ट्रैटेजी जो है मैं आपके सामने समक्ष रख पा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच डीकेटी, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।